गुड आफ्टरनून गाइज। आज कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में जो हमारा तीसरा यूनिट है रासायनिक बलगतिकी, उसका लास्ट लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। इस चैप्टर के बाकी लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। इसके बाद इस लेक्चर के से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवाएंगे, जो कि पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। ये जो रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत है, इस सिद्धांत को एक साइंटिस्ट थे ट्राउट्स और एक थे लुईस। मतलब ट्राउट्स और लुईस नामक दो साइंटिस्ट ने, दो वैज्ञानिकों ने रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में उन्होंने पहला तथ्य बताया कि दो अणुओं के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह तभी संभव होती है जब वे आपस में टकराते हैं। ठीक है, मतलब दो अणु के बीच रासायनिक अभिक्रिया केवल उसी कंडीशन में संभव हो सकती है जब दोनों अणुओं के बीच में टक्कर हो। दूसरा, उन्होंने सिद्धांत का बताया कि सभी टक्करों में से बहुत कम टक्करें ही प्रभावी टक्करें होती हैं जिनसे उत्पाद बनता है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि कोई दो अणु हैं आपके, एक अणु आपका ए है इधर की तरफ और दूसरा अणु बी है जो इधर की तरफ आ रहा है, और दोनों टकरा रहे हैं। अगर इनके बीच हम मान लेते हैं एक को कुल 1000 टक्करें हुई, तो उन 1000 टक्करों में 1-2 टक्कर ऐसे होंगे जिससे उत्पाद बनेंगे। तो जिन 1-2 टक्करों के होने से उत्पाद बन रहे हैं वह टक्करें कहलाती हैं प्रभावी टक्कर। ठीक, तो सभी टक्करों में से बहुत कम टक्कर ही ऐसे होते हैं जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है, और उन्हीं टक्करों को हम कहते हैं प्रभावी टक्कर। तीसरा, उन्होंने कहा कि प्रभावी टक्कर के लिए किसी अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिसे हम दहली ऊर्जा कहते हैं। हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये आपका एक अभिकारक के अणु हैं A+B, और ये एनर्जी है। इधर उत्पाद आपका C+D बन रहा है। ये अभिकारक के अणुओं की सामान्य ऊर्जा है और ये इसकी दहली ऊर्जा है। ये दहली ऊर्जा है। तो सामान्य ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक, सामान्य ऊर्जा से दहली ऊर्जा तक जो है जाने के लिए उसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है अणु को, उसे हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। तो ये हमारी है सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, तो प्रभावी टक्कर के लिए किसी अणु के पास न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। मतलब कि अगर एक अणु आपका ए और बी इस तरह के इस तरीके से आपके हैं, और इसकी जो एनर्जी है वो भी इसकी दहली ऊर्जा है। ठीक, और इसकी भी दहली ऊर्जा है। अगर इसकी इस अभिकारक ए के अणु की दहली ऊर्जा मतलब जो न्यूनतम ऊर्जा है वो दहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा है, और बी की ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम है। ठीक है, मतलब जो न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए वो दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। तो बी की ऊर्जा जो है वो दहली ऊर्जा से कम है। इस कंडीशन में अगर दोनों अणु टक्कर लगाएंगे तो इनसे कोई उत्पाद नहीं बनेगा, और जब कोई उत्पाद नहीं बनेगा तो टक्कर हमारी प्रभावी टक्कर नहीं होगी। अगर ए के अणुओं की ऊर्जा जो है वो दहली ऊर्जा या उससे अधिक है, और बी के अणुओं की ऊर्जा भी दहली ऊर्जा या उससे अधिक है, मतलब दोनों के अणुओं की दहली सामान्य ऊर्जा जो है न्यूनतम ऊर्जा वो दहली ऊर्जा या उससे अधिक है। इस कंडीशन में दोनों अणु जब टकराएंगे तो उन टक्कर को हम कहते हैं प्रभावी टक्कर। ठीक है, तो यही तीसरा कंडीशन उन्होंने कहा है कि प्रभावी टक्कर के लिए किसी अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिसे हम दहली ऊर्जा कहते हैं। अगला, उन्होंने कहा कि अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को हम दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए, जैसा कि अभी हमने ग्राफ में आपको बताया, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब अभिकारक के अणुओं की सामान्य ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने में जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह उसकी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, जिसे हम EA से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये अलग से परिभाषा के रूप में भी पूछा जाता है कि सक्रिय ऊर्जा क्या होती है।
पांचवा उन्होंने कहा कि अणुओं की जो यह ऊर्जा होती है वह उन्हें टक्करों के कारण प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब जो सक्रिय ऊर्जा होती है अणुओं की वो कैसे प्राप्त होती है, तो वह टक्कर के कारण प्राप्त होती है। अब जैसे अगर एक पात्र में हमने गैसीय अणुओं को ले लिया, ठीक है, जो अभिकारक हमारा है वो गैसीय अणुओं को ले लिया और यहाँ पे एक कण हमने अणु का एक गैसीय अणु ले लिया, जैसे ये एक गैसीय अणु है, इसका नाम हमने रख दिया ए। ठीक, अब बाकी अणु इस पे क्या करेंगे, तो बाकी जो गैस के अणु होंगे वो इससे टकराएंगे। ठीक है, बाकी गैस के अणु इससे क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, और जब ये अणु इससे टकराएंगे तो अपनी एनर्जी इसको दे देंगे। तो इस अभिकारक ए के जो अणु है, आपका ए वाला जो अणु है, इससे जब ये कण अणु टकरा रहे हैं तो ये अपनी एनर्जी दे रहे हैं, जिससे इसकी सामान्य ऊर्जा जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। सामान्य ऊर्जा जो इसकी है उस ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और यह जो ऊर्जा है वही इसको देहली ऊर्जा तक ले जाएगी। तो यह ऊर्जा क्या कहलाएगी, सक्रिय ऊर्जा। और यह सक्रिय ऊर्जा किसके कारण प्राप्त हो रही है, इससे जो अणु टकरा रहे हैं उनके कारण। तो वही उन्होंने कहा है कि अणुओं की जो यह ऊर्जा होती है वो टक्करों के कारण प्राप्त होती है। अगला इन्होंने कहा पॉइंट कि अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में, ठीक है, प्रति इकाई आयतन मतलब 1 घन सेंटीमीटर में 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की जितनी संख्या होती है उसे हम संघट्ट आवृत्ति जेड कहते हैं। ठीक, ये भी आपका अलग से टॉपिक पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में कि संघट्ट आवृत्ति किसे कहते हैं, ये क्या होती है। तो अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की जो संख्या होती है उसे हम संघट्ट आवृत्ति कहते हैं और इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 7वां पॉइंट, उन्होंने बताया कि अभी तक जो अभिक्रिया का वेग है वो कितने कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, तो अभी जस्ट हमने देखा है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो संघट्ट आवृत्ति पर निर्भर करता है, सक्रिय ऊर्जा पर निर्भर करता है, और उस उपयुक्त अभिविन्यास जिसे हम प्रायिकता पी कहते हैं या त्रिविम कारक जिस, ठीक है, इस पर भी निर्भर करता है। तो संघट्ट आवृत्ति क्या होती है अभी आपको बताया गया, सक्रिय ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में भी हमने आपको बताया है, उपयुक्त अभिविन्यास अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो अगर कोई अभिक्रिया हमारी A+B = प्रोडक्ट हो तो उसके लिए हम अभिक्रिया का वेग किस फार्मूले से फाइंड करेंगे, तो जो फार्मूला हमारा है वो R = PZE पे -EA/RT, इस फार्मूले के द्वारा हम अभिक्रिया का वेग फाइंड करते हैं। अब आर क्या है, आर तो आपको पता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग है। पी क्या है, इसकी प्रायिकता है अभी जिसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। जेड क्या है, जेड को हम संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। ई आपका बेस है, आधार है। ई ए आपका क्या है, ई ए है सक्रिय ऊर्जा। ठीक, और आर टी आपको पता ही है, आर आपका क्या है, गैस नियतांक, और टी है आपका टेम्परेचर। ठीक, तो इस फार्मूले के द्वारा हम अभिक्रिया का वेग फाइंड करते हैं। आगे आप चलते हैं, देखते हैं कि ये उपयुक्त अभिविन्यास या प्रायिकता कैसे निकलता है और ये क्या होता है। तो उपयुक्त अभिविन्यास के लिए अगर हम एक रिएक्शन लें, जैसे हमने CH3Br मेथिल ब्रोमाइड लिया और उसमें हमने OH नेगेटिव आयन से रिएक्शन करवाया, तो ये OH नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इस Br को ये क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा और ख़ुद इसकी जगह ले लेगा और बनाएगा CH3OH मतलब मेथिनाल जिसे हम कहते हैं, या मेथिल एल्कोहल, और ब्रोमीन आयन निकल जाएगा। ठीक, अब अगर इसको हमको समझना हो तो ये इससे टकरा रहा है, टकराने ये ज़रूरी नहीं है कि अभिक्रिया के दौरान जब अणु जितने टक्कर लेते हैं या प्रभावी टक्कर के दौरान ही उत्पाद बने। यह भी आवश्यक नहीं होता है कि यदि अणुओं का प्रभावी टक्कर हो तो उस टक्कर में उत्पाद बने। इसे समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं इस रिएक्शन को। ये CH3 है, C के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ है और सिंगल बॉन्ड Br है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन इसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे देखें तो ब्रोमीन आपका क्या होता है, ब्रोमीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, आंशिक ऋणावेश बनाएगा, और कार्बन क्या करेगा, आंशिक धनावेश बनाएगा। ठीक, तो ये जो है कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश हो गया और ब्रोमीन के ऊपर हो गया आंशिक ऋणावेश। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये 2 तरीके से हो सकती है। ये रिएक्शन हमारी 2 तरीके से कंप्लीट हो सकती है। एक इधर देखते हैं फर्स्ट स्टेप में, मतलब पहले तरीके से वो किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होगी, हम ये देखते हैं कि ये जो CH3 और Br है तो ये इसमें कार्बन आंशिक धनावेश है और ब्रोमीन आंशिक ऋणावेश है। अच्छा,
इसके साथ अगर हाइड्रोक्साइड आयन जुड़े, OH निगेटिव जुड़े, तो ये OH निगेटिव भी क्या है, निगेटिव, ये भी ऋणात्मक आयन है, ठीक। और ब्रोमीन भी क्या है, ऋणात्मक आयन है। तो क्या ये दोनों रिएक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन इस डायरेक्शन में ब्रोमीन से मिले तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे, रिपल्स हो जाएंगे, ठीक है, प्रतिकर्षित हो जाएंगे एक। तो इस कंडीशन में कोई रिएक्शन होगा नहीं होगा, चाहे वह टक्कर कितना भी प्रभावी हो, ठीक है। यहाँ हमने लिख भी दिया है यह टक्कर कितना भी प्रभावी हो, बट अगर ये दोनों आयन एक ही मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर ये जो है कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे, ठीक। तो टक्करों के लिए, प्रभावी टक्कर के लिए, उत्पाद बनाने के लिए जो है हमें उपयुक्त अभिविन्यास की भी आवश्यकता पड़ती है, मतलब डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है कि किस दिशा में रिएक्शन जो है हो रहा है, किस दिशा में अणु जो है आपस में टक्कर कर रहे हैं, ठीक। अगर ये दूसरे तरीके से क्या होगा कि अब जो हाइड्रोक्साइड आयन है, सेकेंड वाले में हाइड्रोक्साइड आयन है, वो इस तरीके से कार्बन के इधर, मतलब ब्रोमीन के साइड से नहीं, अब कार्बन की साइड से वो जो है रिएक्शन करेगा। तो ये जो बीच वाला बॉन्ड होता है, ये आपका जो है एनर्जी लेवल को कम दर्शाता है, ठीक है। तो ये जब करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन को अपने पास खींचना चाहेगा, ठीक है। ये कार्बन को क्या करेगा, अपने पास खींचना चाहेगा, और ब्रोमीन भी क्या करेगा, कार्बन को अपने, चूँकि एक सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा ही है, ठीक। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन कार्बन को अपने पास खींच लेगा, मतलब उससे रिएक्शन कर लेगा, और ब्रोमीन आयन क्या करेगा, जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मध्यवर्ती स्टेप, ठीक है। ये जो रिएक्शन हमारा होता है मध्यवर्ती स्टेप होता है, ये आपका बॉन्ड को कमज़ोर दिखाता है, ये जो डॉट डॉट है ये कमज़ोर बॉन्ड को दिखाता है, बट ये कार्बन इसके साथ, क्योंकि कार्बन पर प्लस है और ये माइनस, अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, और ये आसानी से इसके पास चला जाएगा और ये प्रोडक्ट बना देगा, और जो ब्रोमीन है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इस रिएक्शन से ये हमें स्पष्ट हो रहा है कि चाहे टक्कर कितना भी प्रभावी हो, अगर अभिविन्यास उपयुक्त नहीं है, डायरेक्शन अगर सही नहीं है, तो इस कंडीशन में कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा। तो उत्पाद बनने के लिए प्रभावी टक्कर होने के साथ साथ उपयुक्त अभिविन्यास भी जरूरी होता है, अर्थात सही अभिविन्यास में दो अभिकारक अणु के बीच अगर प्रभावी टक्कर लगता है तो ही उत्पाद बनता है। तो उत्पाद बनने के लिए प्रभावी टक्कर के साथ साथ उपयुक्त अभिविन्यास का होना भी आवश्यक होता है। तो आज का ये लेक्चर इस टॉपिक का हो गया समाप्त। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं क्या आज हमने पढ़ा है। तो आज हमने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, जिस सिद्धांत को ट्राउट्स और लुईस नामक दो साइंटिस्टों ने दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने पहले कहा था कि किसी दो अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया केवल तभी संभव होती है जब वे आपस में टकराते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि सभी टक्करों में से बहुत कम ही ऐसे टक्कर होते हैं जिनसे उत्पाद बनता है, और इन टक्करों को हम कहते हैं प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर के लिए किसी अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं देहली ऊर्जा, और अभिकारक अणुओं की सामान्य ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह कहलाती है उसकी सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। और अणुओं को यह सक्रिय ऊर्जा जो है टक्करों के कारण प्राप्त होती है, ठीक है। जब दो अणु आपस में टकराते हैं तो उन्हें सक्रिय ऊर्जा प्राप्त होती है। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में 1 सेकेंड में होने वाली जो टक्करों की संख्या होती है उसे संघट्ट आवृत्ति कहते हैं, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जैसे संघट्ट आवृत्ति, सक्रिय ऊर्जा और उपयुक्त अभिविन्यास, ठीक है, जिसे हम P से डिफाइन करते हैं। और किसी भी रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया का वेग है वो इस फार्मूले से प्राप्त होता है, R = PZ - EA/RT, पावर जो इसकी है -EA/RT, ठीक है। उपयुक्त अभिविन्यास अभी आपको जस्ट हमने बताया है। तो उत्पाद बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में जो है प्रभावी टक्करों के साथ साथ उपयुक्त अभिविन्यास भी जरूरी है। तो आज का ये लेक्चर हो गया समाप्त।
अब इसके बाद इस टॉपिक का न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। और अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं देखा या अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पिछले की सभी क्लासों की वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाके चेक कर लीजिएगा। और कल से इस चैप्टर का हम न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।